हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इन्वायरमेंट यानी कि ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके अदर शिक्षक भर्ती यानी कि कोई भी शिक्षक भर्ती, आपका सी टेट है और आपका यूपी टेट है, यूके टेट, यानी कि जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं सभी का मिक्सअप मैंने किया है। जो प्रश्न आ चुके हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें लिया हुआ है, क्योंकि प्रश्न सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया जाता है। मान लीजिए अगर झारखंड टेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो यूपी टेट में दे दिए, यूपी टेट वाले झारखंड टेट में दे दिए, इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और दोस्तों, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, ये आपको बताना है। एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या फिर उभय दिशीय? जी हाँ, बताएं कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। जी हाँ, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। जी हाँ, बताएं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, खाद्य श्रृंखला होती क्या है पहले हमें यही पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं पहले खाद्य श्रृंखला में कौन आता है, पौधे आते हैं, फिर पौधे के बाद कौन आता है, तो शाकाहारी जंतु आते हैं, फिर मांसाहारी जंतु आते हैं, फिर सर्वाहारी जंतु आते हैं और उसके बाद में अपमार्जक आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ये चलता चला जाता है, एक लाइन टाइप बनती हुई चली जाती है, एक ही दिशा में बनती चली जाती है, यानी कि एक दिशीय हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। लेकिन दोस्तों, अगर यहीं पर आ जाता कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, तो आप कहेंगे बहुदिशीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अगर यहाँ पर खाद्य जाल लिखा होता तो। ठीक है जी हाँ, ध्यान रखेंगे सभी प्रश्नों के लिए। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप क्या करते हैं, आप लोग ये देखा, एक क्वेश्चन देखा और फटाक से उसको स्किप कर देते हैं। देखिए आपके पास बुक्स हैं बहुत सारी, आप चाहें तो बुक से भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने मान लीजिए ये वाला एक क्वेश्चन दिया, तो एक क्वेश्चन से मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैं मुंह से बोलता हूं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को कंसंट्रेट के साथ देखिए। अब बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, बताएं दोस्तों, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि सूर्य या फिर सूर्य का प्रकाश पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहीं पे आ जाता कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है, तो खाद्य श्रृंखला का प्राथमिक स्रोत कौन होता, वनस्पति होता। ध्यान रखना, मतलब छोटा छोटा अंतर है प्रश्नों का जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, उन सभी प्रश्नों के लिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी बतानी है। देखिए सबसे लंबी नदी बतानी है और दूसरी चीज यह है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हो। ठीक है, बताइए क्या लूनी नदी हो सकती है, साबरमती नदी, ताप्ती नदी या फिर नर्मदा नदी? तो बताइए कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ, कमेंट करें। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन सभी को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ये स्पेशली मैंने आपके लिए नोट किया है, जिससे कि आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नर्मदा नदी है उसकी लंबाई दोस्तों पूछी जाती है, तो लंबाई आप बताएंगे 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये आएगा आपके लिए कि बताइए निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश नदी का उदाहरण है। तो यह भी आप याद रखेंगे, भ्रंश नदी का उदाहरण भी आपका नर्मदा नदी है।
अब भ्रंश नदी क्या होती है मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। लूनी नदी की अगर लंबाई पूछी है तो 320 किलोमीटर, और साबरमती नदी की अगर लंबाई पूछी जाए तो 371 किलोमीटर, तथा ताप्ती नदी की अगर लंबाई पूछी जाए तो आप कह देंगे 724 किलोमीटर। तो आप इन सभी प्रश्नों को दोस्तों याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि भ्रंश नदी क्या होती है। भ्रंश नदी क्या होती है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, यहां पर थोड़ी जगह मैं बना देता हूं। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका सरफेस है, सरफेस मींस आपका समतल धरातल है, और समतल धरातल में किसी भी कारण से क्या होता है, दबाव या फिर क्या होता है, खिंचाव। तो दबाव के कारण हमेशा बलन बनता है, और खिंचाव के कारण क्या होता है, देखिए दबाव पड़ेगा तो ऊपर नीचे उठ जाएगा। आप अपनी किताब जो है आपकी उसको दबाइए तो क्या होगा, ऊपर नीचे, मतलब कोई हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, कोई हिस्सा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसे कहते हैं बलन, इसे कहते हैं बलन, ठीक है, इसको ध्यान रखें। और जब खिंचाव होता है, देखिए मान लीजिए कॉपी है, कॉपी को जब हम एक कॉपी ले लीजिए या फिर कॉपी का पेज ले लीजिए, जब हम उसको खींचेंगे तो क्या होगा, बीच से फट जाएगा, उसमें गैप हो जाएगा। तो जब गैप हो जाएगा तो गैप होने के बाद में क्या होता है, ये नीचे वाला हिस्सा होगा, ये क्या होगा, ये हिस्सा मान लीजिए यहाँ से धंस जाएगा, ये हिस्सा दोस्तों धंस जाएगा नीचे, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यही आपकी क्या बन जाती है, भ्रंश घाटी बन जाती है, और उस घाटी में बहने वाली नदी जो होती है वो आपकी भ्रंश नदी कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। जी हाँ, बताइए कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि। जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, और जब बच्चा छोटा होता है उसे एक कहानी सुनाते हैं आप, तो एकदम से इंटरेस्ट लेने लगता है उस कहानी में, ठीक है। तो बच्चे को प्राथमिक स्तर पर अगर पर्यावरण अध्ययन सिखाना है तो उसे कहानी विधि के माध्यम से सिखाइए, बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है। जी हाँ, बताइए, हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फिर जैन धर्म से। कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है, किससे है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों यहां पर बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ठीक है। गलत मत कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गलत मत कीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब बताएंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताएंगे, और उससे पहले थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं कि जो जल मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन यह कहाँ स्थित है, तो यह आपका बिहार में स्थित है, और नालंदा के समीप पावापुरी में, पावापुरी में तालाब के बीच में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि जल मंदिर का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से किया गया है, तब भी आप ध्यान रखेंगे संगमरमर के पत्थर से किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन सा है। सॉरी, जिला नहीं, यहाँ पे राज्य होगा, ठीक है। जी हाँ, मखाना की खेती हेतु अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, या फिर आपका तमिलनाडु। ये आपका प्रश्न थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपके लिए, लेकिन आपको इस प्रश्न को सिंपल बनाना है। कैसे, आज आप इसको याद कर लेंगे कि मखाना की खेती के लिए सबसे अग्रणी जो राज्य है वो है आपका बिहार। कौन सा दोस्तों, बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि विश्व विकलांग दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 3 मार्च। जी हाँ, 3 आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपका मंथ उसमें अलग है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 3 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 दिसंबर ये क्या है, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने पढ़ा होगा तो सिंपल लगेगा और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो बहुत टफ लगेगा। रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे है? इस प्रश्न को मैंने कई बार कराया है दोस्तों। और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, मलेरिया। एकदम से सही दिया है आपने कि मलेरिया से संबंधित थे रोनाल्ड रॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनका वाकया मैंने आपको कई बार बताया है तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहेंगे सर आप बोर कर रहे हो। ठीक है, जी हाँ, बताएंगे आप इस प्रश्न का उत्तर है कि पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। पर्यावरण के लिए कौन सा सुरक्षित ईंधन है? डीजल, लकड़ी, गैस, केरोसिन। देखिए, सुरक्षित ईंधन का मतलब यह होता है कि ऐसा ईंधन जो कम से कम प्रदूषण करता है वो सुरक्षित ईंधन कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि आप सभी लोग जानते हैं डीजल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हमारा आपने देखा होगा ट्रैक्टर में डीजल पड़ता है और आपके जितने भी डीजल वाली चीज़ें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन गैस से आपने धुआं निकलते नहीं देखा होगा, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? दोस्तों अब संक्रामक रोग क्या होते हैं? तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वो आपके संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। डेंगू, मलेरिया, पोलियो या टिटनेस। तो आप सभी लोग जानते हैं अगर डेंगू की बात करें एक मच्छर फैला सकता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मलेरिया बिल्कुल, पोलियो ये भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम संक्रामक रोग की बात करते हैं तो आपका टिटेनस संक्रामक रोग में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? दोस्तों ऑक्सीजन, अमोनियम, फास्फोरस या नाइट्रोजन। जी हाँ, बताएं फसल चक्र के द्वारा। देखिए फसल चक्र क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो खेत होता है तो खेत में क्या होता है, किसी ना किसी प्रकार की फसल होती है और एक के बाद एक जो फसल होती है उसका एक निश्चित चक्र होता है कि कितने समय के लिए जमीन को खाली छोड़ना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी फसल चक्र के अंतर्गत आती हैं। फसल का क्रम आपका फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? तो ध्यान रखना है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं यहां पर इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम, ये आप ध्यान रखेंगे जरूर। ठीक है, इस जीवाणु का नाम आप याद रखेंगे, राइजोबियम लेग्यूमेनिसोरम। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये आपका जीवाणु का नाम कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसीलिए मैंने इसके लिए लिया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके जो भी भाई बहन, आपके फ्रेंड्स जो भी हों, जो आपके शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों, आप उन्हें जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, अब बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? हीलियम का, आर्गन का, हाइड्रोजन का या फिर नाइट्रोजन का? जी हाँ, कमेंट करें। ड्यूटेरियम की बात की जा रही है दोस्तों। ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? जी हाँ, साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं ईवीएस में आपके साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखिए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टफ क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का समस्थानिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि कौन सी है। जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े आपको टफ मिलेंगे। सेमिनार, उपचारात्मक शिक्षण विधि, केस स्टडी या फिर समस्यानुभव विधि।
यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं ये आपका सेमिनार तो नहीं होगा। अब आपके बचे 3 ऑप्शन जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाना है तो उपचारात्मक शिक्षण विधि नहीं है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण विधि के द्वारा तो उपचार किया जाता है बच्चे में कमियां कौन कौन सी हैं। ठीक है जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें समस्या अनुभव विधि, ये तो कोई विधि ही नहीं होती है। ठीक है जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बताना है इस प्रश्न का उत्तर। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? कौन जो है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, या फिर इनमें से सभी? जी हाँ, बताएं दोस्तों द्रव्यमान संख्या कौन सी कहलाती है? एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए यदि आपको नहीं पता है तो। ठीक है, द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग आपका द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और उससे पहले जान लेते हैं इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी प्रश्नों को बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक में स्थित होता है। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा होता है जो परमाणु के केंद्रक में स्थित होता है, तो आप कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के केंद्रक में स्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा परमाणु में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रोटॉन आपका किस प्रकार का कण होता है? धनावेशित होता है, ऋण आवेशित होता है, या नकारात्मक होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रोटॉन आपका क्या होता है, तो धन आवेशित कण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तो न्यूट्रॉन आपका उदासीन कण होता है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आपका ग्रहण आवेशित कण होता है। तो आपको इन सभी प्रश्नों को याद रखना है। कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों कि शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या है? आसान है, मुश्किल है, असंभव है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों बताइए कि शून्य घर्षण वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या है? तो आपसे मैं कहता हूं कि दोस्तों हम जहां पर भी चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, तो जमीन पर कैसे चल पाते हैं? घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं। ठीक है, तो हमेशा देखते हैं घर्षण बल वस्तु या व्यक्ति के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चलती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा वस्तु की दिशा में, वस्तु के विपरीत दिशा में। तो दोस्तों ध्यान रखना वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तभी क्या होता है कि हम घर्षण बल के कारण जमीन पर चल पाते हैं। और जहां पर शून्य घर्षण बल होगा वहां पर हम चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी कि असंभव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चलना ही असंभव है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्नलिखित में से क्या होगा? भारहीन, अपेक्षाकृत ज्यादा भार, अपेक्षाकृत अल्प भार, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बताएं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्नलिखित में से क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर कि गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्नलिखित में से क्या होगा? जी हाँ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप किसी भी चीज को क्या कीजिए, ऊपर फेंकिए, और ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे ही आती है। ऐसा क्यों? ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो बिल्कुल भी, तो क्या होगा? तो वहां पर वस्तु का भार भारहीन होगा, मतलब वस्तु का भार कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और उससे पहले दोस्तों ये जरूर याद रखना है, ये आपका जो सूत्र है वो कई बार पूछा गया है कि भार बराबर क्या होता है। तो आप याद रखेंगे भार बराबर द्रव्यमान गुणा
गुरुत्वाकर्षण, ये आपको याद रखना है। जब भी गुरुत्वाकर्षण की बात की जाएगी और भार के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण की बात की जाएगी और भार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको लगाना है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।